हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, अब तक हम क्या कर चुके हैं। अब तक हम गॉस लॉ पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर चुके हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट, उसकी वजह से बात कर चुके हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस होगा। लास्ट लेक्चर हमारा इसी पे बेस्ड था, है ना, जिसमें हमने पैरेलल जो प्लेट्स होती है कि टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, वो अपोजिट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, तो उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना प्रोड्यूस होगा, है ना। इसके अलावा हम सिलेंडर्स की बात कर चुके हैं कि जब हमारा सॉलिड कंडक्टिंग हो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हो, होलो कंडक्टिंग हो, होलो नॉन कंडक्टिंग हो, तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अगर आप लोग ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखें, तभी आज का लेक्चर कंटिन्यू करें। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का लेक्चर क्या है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर्स, कि जैसे हमने सिलेंडर्स की बात की ना, ऐसे ही हम स्फीयर्स पे बात करने वाले हैं, जिसमें हम वही चार केसेस पढ़ेंगे कि हमारा होलो स्फीयर, है ना, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो इनकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलने वाला है। तो हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। चार्ज स्फीयर, तो स्फीयर तो पता होगा सबको, है ना, क्या होता है। 3D वर्जन ऑफ सर्किल। इन शॉर्ट में बताऊं तो मैं कि जो हमारा सर्किल होता है उसका 3D वर्जन, है ना, कि 3 डायमेंशन में हम जिसको सर्कल को काउंट करें वो हमारा स्फीयर शेप का होता है ना। अब देखो, इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्फीयर्स होंगे, है ना, वो बेसिकली 2 टाइप्स के होंगे यहाँ पे। अब कौन कौन से 2 टाइप्स, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। एक तो है होलो, जिसको हम क्या बोलते हैं, थिन सेल, है ना, होलो या फिर थिन सेल। दूसरा कौन सा हो गया हमारा, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, है ना। अब ये होलो थिन सेल भी हमारा 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से 2 टाइप्स, देखो, होलो का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। होलो का मतलब होता है खाली, मतलब अंदर से खाली हो। अब अंदर से जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वो प्लास्टिक की बॉल नहीं आती थी, है ना, बचपन में खेलते थे हम प्लास्टिक की बॉल, कि जो जिसमें बाहर सरफेस पे वो बना होता था ना, सॉलिड से बॉल हमारी, और अंदर से कैसे होती थी, वो खाली होती थी प्लास्टिक की बॉल, है ना। तो वो एग्जांपल किसका हो सकता है, हमारा होलो स्फीयर का हो सकता है। और सॉलिड स्फीयर में हम किसका एग्जांपल लेंगे, जो हमारी कोस्को वगैरह की बॉल आती है ना, जो क्रिकेट में हम खेलते हैं, वो पूरी सॉलिड होती है, मतलब अंदर से भी फील होती है वो, है ना, पूरी। तो वो हमारी सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल हो सकती है ना। और होलोथिन सेल में जैसे प्लास्टिक की बॉल वगैरह आ गई, ये हमारे होलोथिन सेल का एग्जांपल होते हैं। अब देखो, होलोथिन सेल भी 2 टाइप्स की, कौन कौन सी, एक तो है कंडक्टिंग, है ना। कंडक्टिंग मतलब कि जिसमें सारा चार्ज कहाँ पे हो, सरफेस पे हो, है ना, सरफेस पे क्या हो, सारा चार्ज अलाइन हो। दूसरा हो गया हमारा नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डाइइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं ना, एक ही बात है। या फिर क्या बोल सकते हैं हम, इंसुलेटिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, इंसुलेटिंग बोल सकते हैं। देखो, ये एक जो नॉन कंडक्टिंग है, डाइइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटिंग है, इसका मतलब एक ही है। इसका मतलब कि जो हमारा चार्ज है रहेगा तो वो सरफेस पे, क्यों, क्योंकि होलो है, अंदर से कैसा है, खाली है। लेकिन बाहर जो सरफेस है वो कैसा हो गया, यहाँ पे इंसुलेटिंग हो गया, मतलब वो चार्ज तो को पास नहीं करवाएगा ना, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देगा। तो ये हो गया कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग होलोथिन सेल के 2 टाइप्स। अब बात करें सॉलिड स्फीयर की। अब देखो, ये भी 2 टाइप्स के होंगे, है ना। 2 टाइप्स कौन सा, वही सही बोल रहे हो आप लोग। एक हो गया हमारा क्या, कंडक्टिंग, और दूसरा हमारा क्या हो गया, नॉन कंडक्टिंग, है ना। एक हो गया हमारा कंडक्टिंग और दूसरा हो गया हमारा नॉन कंडक्टिंग। तो हम इन चारों की बात करने वाले हैं। अब इन चारों की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, तो डरने वाली बात नहीं है, हम चारों अलग अलग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। क्यों, क्योंकि सॉलिड स्फीयर, देखो, अब सॉलिड मैंने बताया मतलब अंदर से वो भरा होगा। वो सॉलिड जो स्फीयर है वो ऐसा नहीं कि सरफेस पे ही सब्सटेंस, वो पूरा फिल होगा अंदर से, है ना। तो अब वो देखो, एक सॉरी माफ कीजिए, कैपिटली, ये हो गया कंडक्टिंग, दूसरा है नॉन कंडक्टिंग। तो देखो, कंडक्टिंग का मतलब क्या होगा,
कंडक्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जो स्फीयर है हमारा उसके कहाँ पे है, सरफेस पे है हमारा चार्ज। कंडक्टिंग क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग में हम प्रॉपर्टी पता है सॉलिड के केस में कि जितना भी सारा हमारा चार्ज होता है कहाँ डिसाइड करता है, सरफेस पे। जबकि नॉन कंडक्टिंग में क्या हो जाएगा कि जो हमारा चार्ज है वो अंदर भी स्प्रेड आउट होगा, कि हमारा वॉल्यूम में होगा, है ना, पूरा कि जो हमारी स्फीरिकल बॉडी है उसमें अंदर भी चार्ज होगा। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की प्रॉपर्टी इन तीनों की प्रॉपर्टी से अलग होने वाली है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि except for non conducting solid sphere, है ना, except for non conducting solid sphere others have same property, कि जो बाकी बच गए उनकी प्रॉपर्टी कैसी है, हमारी सेम है ना, अदर्स हैव सेम प्रॉपर्टी। और क्या प्रॉपर्टी है कि जो हमारा चार्ज है, चार्ज वो कहाँ रिसाइड कर रहा है, सरफेस पे। चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस, चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस। तो एक्सेप्ट फॉर नॉन कंडक्टिंग, कि ये जो नॉन कंडक्टिंग है इसके अलावा बाकी इन तीनों की प्रॉपर्टी हमारी सेम होने वाली है। तो बारी बारी करके हम देखो एक केस इसका कर लेंगे, होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, है ना, क्योंकि तीनों सेम है। दूसरा केस किसका बन जाएगा, नॉन कंडक्टिंग का, है ना। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम सोल्व करते हैं। होलो थिन सेल फॉर कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। देखो आगे हम कैसे करते हैं, इरेज कर रही हूँ मैं, ना, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो अब हम किसकी बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसकी बात करने वाले हैं, होलो कंडक्टिंग, स्लैश लगा के क्या लिखोगे, नॉन कंडक्टिंग एंड solid conducting sphere, है ना। इसकी बात करने वाले हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इनमें क्या होगा, और तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। क्या कि हमारा चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा, चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस, कि हमारा चार्ज कहाँ लाई करता है, हमारा सरफेस पे लाई करता है। तो देखो सोल्व करते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक स्फीयर को बनाएंगे, है ना। मान लो ये हमने क्या बना लिया, एक स्फीयर, है ना, सर्किल है पूरा, है ना, आप लोग अच्छे से बना लेना। चार्ज कहाँ है यहाँ पे, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। चार्ज कहाँ है इसके, देखो मैं हर बार पॉजिटिव क्यों ले रही हूँ, ये डाउट आ रहा होगा। देखो पॉजिटिव से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ एक इफेक्ट पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड होती है ना। अगर नेगेटिव लेती तो मैं इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाती, बस यही फर्क होता है। मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस डायरेक्शन का फर्क हो जाता है ना। तो आप नेगेटिव भी ले सकते हो इच्छा हो तो अब देखो ये क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब ये सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, r डिस्टेंस है। लेकिन मुझे इस P पॉइंट पे, इस स्फीयर की वजह से इस P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज स्फीयर। वो कैसा स्फीयर, हमारा होलो कंडक्टिंग, मतलब अंदर से खाली है, सरफेस पे चार्ज है ना। होलो नॉन कंडक्टिंग, मतलब नॉन कंडक्टिंग के लिए भी वही सरफेस पे चार्ज रहेगा। और तीसरा सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड है मतलब अंदर से भरा हुआ है, लेकिन कैसे है, कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग है तो फिर वही सारा सरफेस पे चार्ज आ जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना। तो ये मान लो मैंने क्या ड्रॉ किया, एक गॉसियन सरफेस, है ना। ये क्या ड्रॉ कर दिया मैंने, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है, हमारा सिमेट्रिकल होता है ना। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि वहां पे सिमेट्रिकल फील्ड बने, कि अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सभी डायरेक्शन में कैसी होगी, सभी डायरेक्शन में कैसी होगी, सॉरी ये है ना, अंदर से नहीं आएगा ना, इसके सरफेस से आएगा पॉजिटिव चार्ज से। तो ये यहाँ से निकलने वाली फील्ड इस सरफेस पे कैसी बने,
इक्वल बने, सिमेट्रिकल बने ना। तो यहाँ पे कैसा गॉसियन सरफेस बना है हमारा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना है। क्यों? क्योंकि स्फीयर के अराउंड कैसे बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। इतना समझ आ गया हो तो अब हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, फ्लक्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि हमें पता है नेट फ्लक्स क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, है ना, ये होगा। अब देखो एरिया वेक्टर की बात करें, मान लो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कट कर लिया है ना, ये क्या कट कर लिया, छोटा सा एरिया एलिमेंट डी ए वेक्टर। अब ये जो डी ए वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, आउटवर्ड नॉर्मल, है ना, नॉर्मल होगी। और नॉर्मल में भी कैसे, आउटवर्ड नॉर्मल। क्यों? क्योंकि 3D सरफेस जब भी होता है हमारा, तो वहाँ पे एरिया वेक्टर हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में बनता है। अगर 2D होता तो अंदर के डायरेक्शन में भी बन सकता था परपेंडिकुलरली, लेकिन अभी 3D शेप है, चूंकि हमारा स्फीयर 3 डायमेंशनल होता है, तो ये हमारा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ बना, आउटवर्ड नॉर्मल। और इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई और डी ए के बीच में हमारा एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कोस 0, है ना। केवल ये इस पॉइंट की बात नहीं कर रही मैं, आप लोग कहीं भी यहाँ पे एरिया वेक्टर कट किया मान लो आपने, तो ये भाई डी ए वेक्टर कैसा होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, परपेंडिकुलर होगा। और इसी डायरेक्शन में हमारी क्या जा रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रही है, देख लो, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो थीटा हमारा क्या आएगा, 0 डिग्री, है ना। तो अब देखो टोटल जो फ्लक्स है हमारा, नेट फ्लक्स है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह क्या होगी, कांस्टेंट होगी, है ना। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल हमने बनाया है गॉसियन सरफेस, है ना, गॉसियन सरफेस का काम यही है ना। तो नेट फ्लक्स नेट किसके इक्वल आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, है ना। अब क्लोज इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे, केवल डी ए का करेंगे, क्योंकि cos 0 क्या हो जाता है हमारा, 1 हो जाता है। तो डी ए का इंटीग्रेशन, यानी ये जो छोटे छोटे एरिया एलिमेंट हमने कट किए हैं, इनका जो एरिया निकालोगे वो किसके इक्वल आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर के, यानी कि पाई नेट, सॉरी फ्लक्स नेट कितना आएगा हमारा यहाँ से, ई एरिया कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। क्यों? क्योंकि ये केस हम कौन सा केस कर रहे हैं, ये केस हम कौन सा केस कर रहे हैं, जब ये सेंटर पॉइंट से हमारा जो पी पॉइंट है वो कितनी दूर है, आर डिस्टेंस दूर है। यानी कि हम कौन सा केस कर रहे हैं, मैं लिख दूं यहाँ पे लिख देती हूँ ना इसी के नीचे, कि हम ये फर्स्ट केस कर रहे हैं, कौन से वाला, आउटसाइड वाला फर्स्ट केस, मतलब जब हमारा स्मॉल आर बड़ा हो किससे, कैपिटल आर से, है ना। दिख रहा होगा आपको कि ये जो स्मॉल आर है इस कैपिटल आर से यहाँ तक जो कैपिटल आर है इससे बड़ा है, तो उस टाइम पे यानी आउटसाइड वाले केस पे, है ना। अब आउटसाइड वाले केस की बात कर रहे हैं, एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया एलिमेंट यहाँ पे है, तो ये वाली जो डिस्टेंस यही काउंट होगी, यानी ये आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा नेट फ्लक्स किसके इक्वल है, ई 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल है ना। अब हमें एक बात और पता है कि जो नेट फ्लक्स होता है हमारा अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, गोस लॉ, क्या होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब Q कैसे फाइंड आउट करेंगे चार्ज, देखो ये सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा, है ना, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम क्या लिखते हैं, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है हमारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। अगर प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे आपने तो बड़ी आसानी से बता दोगे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सिग्मा किसके इक्वल होगा हमारा, देखो सिग्मा हमारा किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, यानी Q अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। देखो इस बार मैंने ये वाला आर यूज किया है, कैपिटल आर यूज किया है। क्यों कैपिटल आर क्यों यूज किया है, क्योंकि चार्ज तो केवल इस जो अंदर वाला जो हमारा स्फीयर है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये देखो पूरा, तो ये डिस्टेंस लेंगे ना हम, ये आर। क्यों? क्योंकि सिग्मा क्या है हमारी, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस केवल किसका है, इस कैपिटल आर वाले रेडियस का, है ना। तो इस बार मैंने क्या लिया, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जस्ट पुट कर दो, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, है ना। तो यहाँ पे प्लेस करोगे, ये किसके इक्वल है हमारा, इसके इक्वल है ना। यानी कि नेट फ्लक्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू की जगह ये रखो 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, सॉरी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर अलग अलग है ना, ऐसे। तो देखो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, ई की हम वैल्यू फाइंड आउट करें इस ई की, तो क्या आई, सिग्मा
आर स्क्वायर अपॉन में ये आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, है ना। 100% ठीक है। यहाँ पे देखो आर कांस्टेंट है, ये वाला आर तो वैल्यू नहीं करा रहे हैं, स्मॉल आर को वैल्यू करा रहे हैं ना, यानी कि केवल हमारा जो स्मॉल आर है ये यहाँ पे वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मान लो इस 1 मीटर पे कितना चार्ज, इस 1 मीटर पे कितना चार्ज है ना, तो 1 सिग्मा, 2 मीटर पे 2 सिग्मा, 3 पे 3 सिग्मा, मतलब कितना टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा हो गई हमारी, है ना। तो वो भी कांस्टेंट है कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट तो उतना ही कांस्टेंट है हमारा। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, कि जैसे जैसे ये आर हमारा दूर होता जाएगा वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे इस अंदर जो स्फीयर रखा हुआ है इस पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसकी वजह से बन रही है ना, बाहर वाले का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जब हम इस पी पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे तो जितनी दूर जाएंगे उतनी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी हमारी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। लेकिन पता है ये चीज थोड़ी अच्छे से नहीं लग रही देखने में, क्यों क्यों अच्छी नहीं लग रही, देखो मैं अभी बताती हूँ। जो मैंने अभी बताया, हमने जो नेट फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा है ना, Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एक टाइम के लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारा Q इनसाइड है, कि ये जो टोटल चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है इसको हमने क्या मान लिया, कैपिटल Q मान लिया। क्या मान लिया, Q इनसाइड जो इतना है, Q इन टोटल Q इनसाइड, टोटल Q इनसाइड उसको मैंने क्या मान लिया, कैपिटल Q मान लिया, है ना। कैपिटल Q मानते ही ये जो वैल्यू थी हमारी ये किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये 4πr स्क्वायर सिग्मा जो हमने लिखा था इस Q इनसाइड की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल Q आ जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा, कैपिटल Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है हमारा, E4πr स्क्वायर के, है ना। ये देखो E4πr स्क्वायर ये तो सेम रहेगा ED, है ना। यहाँ से E4πr स्क्वायर, बस इस Q इनसाइड की जगह मैंने इस बार कैपिटल Q प्लेस कर दिया। तो अब यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E की क्या वैल्यू आई, Q अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये क्या बन गया हमारा, ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बन गया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, ये किसका फॉर्मूला बन गया, देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, KQ/r स्क्वायर, है ना। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है हमारा, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। देखो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बताई थी तभी बताया था कि एक पॉइंट चार्ज जो मान लो यहाँ पे प्लस Q है ना, इस यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हो Q नोट, है ना, इस प्लस Q की वजह से इस Q नोट पे कितनी हमारी फील्ड बनी है ना, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रही हूँ तो कितनी बनेगी, KQ/r स्क्वायर। यानी पॉइंट चार्ज के केस में ये फॉर्मूला नजर आता है, तो जो हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये Q है हमारा ये कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे रखा है। एक्चुअल में है नहीं, एक्चुअल में तो कहाँ है, इसके सरफेस पे है, लेकिन इस P पॉइंट पे खड़ा हुआ इंसान है उसको क्या दिखेगा कि ये जो टोटल चार्ज है ये हमारा सेंटर पे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है हमारी E1/r स्क्वायर, है ना, हमने लगाया सीधा पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला, कब वैलिड होता है, जब हमारा चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, यानी सेंटर पे रख के तब मानते हैं हम, है ना। तो उस केस में होता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा कि ये जो Q है हमारा ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ पॉइंट चार्ज। यानी कि इससे क्या प्रूव हो रहा है कि इट सीम्स दैट Q बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज। क्या नजर आ रहा है हमें कि ये जो Q है हमारा ये कैसे बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये कौन सा केस था हमारा, आउटसाइड वाला, कि जब ये स्मॉल r है ये इस कैपिटल R से क्या हो, बड़ी हो, है ना। तो उस केस में हमारा E क्या आया था, ये भी ठीक है, सिग्मा r स्क्वायर बाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्यों? और ये भी ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों में ही E जो है हमारा वो 1/r स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ पे भी 1/r स्क्वायर की, यहाँ से करोगे तो भी 1/r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि K और Q तो कांस्टेंट है, तो E अगेन हमारा 1/r स्क्वायर की प्रोपोर्शनल आएगा। यानी कि दोनों फॉर्मूले हमारे करेक्ट है। नोट कर लो, फिर हम किसका केस करेंगे, इनसाइड वाला केस करेंगे, है ना। देखो अब इनसाइड वाला केस कैसे है, बिल्कुल ऐसे ही है ना, इरेज कर रही हूँ मैं।
एरिया इसका जो सब चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस, हमें समझ गए होंगे ना कि जब भी हमारा क्या हो, होलो कंडक्टिंग हो चाहे होलो नॉन कंडक्टिंग हो, तो हमें पता है क्या कि वो अंदर से तो खाली है पूरा, है ना, यानी कि जितना भी चार्ज हमारा कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। वो सेम चीज हमारी कब होती है, सॉलिड कंडक्टिंग के लिए होती है ना। तो अगर इतना समझ आ गया हो आप लोगों को, तो सेकंड केस क्या कर रहे हैं हम, सेकंड केस कर रहे हैं हम इनसाइड वाला केस, है ना, इनसाइड वाला, यानी कि इस बार हमारा स्मॉल आर इस कैपिटल आर से क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, अब देखो हमने क्या बनाया, एक स्फीयर बनाया, है ना, क्या बनाया, स्फीयर बनाया। अब क्या बोल रहा है कि इस स्फीयर पे ये जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हमारा स्फीयर है ना, इसकी जो रेडियस है क्या है, आर है, कैपिटल आर है ना। इसके अंदर हमारा क्या है, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, पी पॉइंट मान लिया ना। तो इस जो स्फीयर है इसके अंदर जो हमने पी पॉइंट माना है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, इस स्मॉल आर, यानी ये जो स्मॉल आर है जो पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, कैपिटल आर से छोटा हो गया, यानी ये इस स्फीयर के अंदर है ना। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी, तो कैसे करेंगे, अगेन वी विल मेक गॉसियन सरफेस। व्हाई, बिकॉज गॉसियन सरफेस क्या प्रोवाइड कराता है हमें, सिमेट्रिकल फील्ड प्रोवाइड, सिमेट्रिकल सरफेस प्रोवाइड कराता है। उसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, सिमेट्रिकल बनेगा, है ना। तो हमने क्या बनाया, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना लिया, ये लो हमने क्या बना लिया, गॉसियन सरफेस बना लिया। अब देखो सेम वही चीज है ना कि गॉसियन सरफेस बना तो लिया, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, है ना, सारी बाहर की तरफ जाएगी ऐसे, है ना। ओ माय गॉड, ये तो कोरोना शेप बन गई ना, है ना, कोरोना टाइप ऐसे ही। तो देखो अब ये क्या हुआ कि जो ये आर है ना, ये जो पी पॉइंट में फाइंड आउट करूँ जो छोटा है किससे, इस आर से। तो यहाँ पे जब मैं एरिया एलिमेंट बनाऊंगी, यहाँ से क्या कट किया मैंने, डी, है ना, क्या कट किया, डी, है ना, कट तो कर लिया मैंने। इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा अगेन हमारा 0 डिग्री यानी cos 0 1 अगेन हमारा EDA बनेगा, है ना। और DA यानी कि अगेन सरफेस का हम क्या लेंगे, क्या लेंगे हम, एरिया लेंगे। अगेन क्या आएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमारा अगर मैं नेट फ्लक्स यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो किसके इक्वल आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, है ना। यानी कि नेट फ्लक्स हमारा किसके इक्वल आया, E DA cos थीटा, है ना, EDA और cos थीटा, थीटा हमारा क्या है इस केस में 0 डिग्री, है ना। तो जब मैं इसको ओपन करूंगी तो क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन EDA cos 0, है ना। तो यानी कि E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ DA, E मैंने इस इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट है, सभी जगह बता चुकी हूँ कई बार। तो नेट फ्लक्स हमारा किसके इक्वल आएगा, E स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखना, एरिया हम इस अंदर वाले का फाइंड आउट कर रहे हैं तो रेडियस भी इसकी ही लेंगे हम, है ना। और नेट फ्लक्स हमारा किसके इक्वल होता है, हमारा Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और Q इनसाइड हमारा कितना है, देखो ये सोचने वाली बात है। इस बार हमारा जो ये हमने गॉसियन सरफेस बनाया है ये इस कैपिटल आर वाले जो स्फीयर था उससे अंदर बनाया है, यानी अंदर क्या यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं, क्यों, क्योंकि चार्ज तो सारा सरफेस पे लाई कर रहा है। तो क्यू इनसाइड हमारा क्या हो गया 0, यानी कि नेट फ्लक्स जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा 0, 100% ट्रू है कि नेट फ्लक्स हमारा क्या आएगा 0 जब हम इनसाइड वाले की बात करें, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं रखा हुआ, है ना। कितना इजी था। अब बात करें हम इसके ग्राफ की, देखो जब आउटसाइड वाला केस लिया था हमने, आउटसाइड वाला केस लिया था तो उस केस में क्या आया था हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई में आर स्क्वायर, है ना, स्मॉल आर स्क्वायर आया था, है ना। अब जब मैं बात करूं सरफेस की, है ना, सरफेस की, यानी कि स्मॉल आर हमारा किसके इक्वल हो, कैपिटल आर के इक्वल हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू के क्यू, इस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर प्लेस कर दो आर स्क्वायर। ये हमारा सरफेस वाला केस बन जाएगा, ये हमारा आउटसाइड वाला केस था, ये हमारा इनसाइड वाला केस है। ये तीनों वैल्यू आई, बिल्कुल ठीक है। अब देखो हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा,
हमें पता है कि इनसाइड वाले केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया है, आउटसाइड वाले में के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस वाले में के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर है। तो ग्राफ बनाएंगे हम जब यहाँ पे, तो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे ग्राफ, है ना, किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, बिटवीन ई एंड स्मॉल आर, है ना, ई और स्मॉल आर के बीच में। तो ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, ग्राफ बना दिया, है ना। यहाँ पे मैं एक बना दिया है स्फीयर, है ना, ये क्या है हमारा स्फीयर, है ना। ये क्या हो गया यहाँ पे कैपिटल आर हो गया, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे स्मॉल आर, है ना। ये हमारी क्या थी, इसकी रेडियस थी। तो जब मैं इस स्मॉल आर की बात करूँ इनसाइड वाले केस के, यानी यहाँ पे इनसाइड वाला केस कि यानी कि हमारा आर क्या हो, छोटा हो इस कैपिटल आर से, इनसाइड वाला केस, तो उस केस में हमारी फील्ड कितनी थी, 0, यानी ये वाला, यानी कि ये क्या है हमारे यहाँ पे फील्ड कितनी है हमारी 0, है ना। इतनी बात समझ आई। जब हमारा स्मॉल आर इस कैपिटल आर से क्या हो, बड़ा हो, यानी कि इधर वाला जो एरिया है ये वाला, है ना, यानी आर हमारे इस कैपिटल आर से बड़ा हो, तो उस केस में, आउटसाइड वाले केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो इस बार हमारा ग्राफ कैसा आएगा, इस बार हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है तो रेडियस जो हमारा डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी घट रही है, वो बढ़ रहा है तो ये घट रही है ना। समझ में आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम हमारी देखो यहाँ पे है, दिख रही है हमें, है ना, ये वाली, ये क्या मतलब जब हमारा स्मॉल आर किसके इक्वल हो, कैपिटल आर के इक्वल हो, यानी कि कहाँ हो, सरफेस पे हो, कहाँ हो, सरफेस पे हो। तो ये हमारा क्या है, ग्राफ। तो इतना नोट कर लिया हो, आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। तो अगर इतना समझ आ गया हो तो बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप आपने, है ना। तो नेक्स्ट केस क्या है, देखो कितना सिंपल केस है ना, हमें कोई रटना वटना कुछ नहीं करना पड़ रहा, अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो हम बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं ना। तो देखो अब हम किसकी बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, किसकी बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कि इस बार हमारा चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, कि यानी कि जो हमारा चार्ज है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वॉल्यूम, है ना, कि जो हमारी नेट वॉल्यूम है उसमें हमारा क्या हो रखा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वॉल्यूम। तो इसमें भी हम तो भाई 3 केस करने वाले, इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस, है ना। देखो इस बार हम क्या करेंगे कि मान लो मैंने फर्स्ट केस वही लिया, कौन सा, आउटसाइड वाला, है ना, आउटसाइड वाला, कि आर जो है हमारा स्मॉल आर वो ग्रेटर देन हो किससे, कैपिटल आर से, है ना, ये केस करेंगे। देखो मैंने क्या बनाया, स्फीयर बनाया, कैसा चार्ज है इस पे, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, क्या सॉरी, क्या इस बार ये फिगर बनेगा, देखो क्या इस बार ये सोच के बताना, क्या इस बार ये फिगर बनेगा, इस बार ये फिगर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि सरफेस पे तो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रखा। देखो यही गलती करते हैं आप लोग, है ना, स्पीड लिंक करने के चक्कर में। हमने क्या लिखा अभी कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वॉल्यूम, क्यों, क्योंकि इस बार हमारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, कि अंदर से भरा हुआ है, और नॉन कंडक्टिंग की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, चार्ज हमारे सरफेस पे जा ही नहीं रहा, यानी अंदर से इस बार भरा हुआ है, ये करता है। देखो ये केस डिफरेंट है ना, उनके जैसा नहीं है, अंदर से भरा हुआ हो गया। अब मैंने क्या किया कि इस सेंटर पॉइंट से, जिसकी डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट मेरा P है, ये वाला, जो कितने डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस पे, अंदर वाला डिस्टेंस कैपिटल आर है, ये पूरी स्मॉल आर है ना। इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, अगेन हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। देखो पूरी जो कहानी है वही चलने वाली है जो हमने अभी आउटसाइड वाले केस में किया था ना, किसके लिए,
सॉलिड कंडक्टिंग के लिए, है ना, या होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग बोले, एक ही बात है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, हम क्या सिग्मा यूज करेंगे, नहीं, इस बार हम क्या यूज करेंगे, रो, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस बार हमारा चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड ना होके अंदर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो मैंने रो, मान लो कि 1 मीटर क्यूब के लिए मेरे कितनी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, 1 रो है। 2 मीटर क्यूब के अंदर कितना चार्ज है हमारा, 2 रो है। 3 मीटर क्यूब के अंदर कितना है, 3 रो है ना। V मीटर क्यूब के अंदर कितना हो जाएगा हमारा, V रो हो जाएगा, है ना, कि जितने मीटर क्यूब होगी, है ना। तो ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब आप ये भी बता दो, रो हमारा जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, यानी कि Q अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है, Q टोटल अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी होती है स्पिल की, 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं क्या ले रही हूँ, अब मुझे देखो ध्यान से बताना, इस बार मैंने आउटसाइड वाला केस कंसिडर किया है, यानी स्मॉल आर हमारा ग्रेटर है किससे, कैपिटल आर से। तो वॉल्यूम भी तो मैं इसी की लूंगी, है ना। जैसे लास्ट टाइम हम जिसका एज एलिमेंट ले रहे थे उसी का ही हम क्या ले रहे थे, क्या ले रहे थे उसमें, हम एरिया ले रहे थे ना उसमें। जैसे हम क्या कर रहे थे, क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे थे किसका, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का, जो किसकी इक्वल था, हमारा नेट फ्लक्स की इक्वल था, है ना। तो हमने क्या किया था, इस ई वेक्टर को हमने बाहर लिखा था, है ना। क्यों ऐसा क्यों किया था, देखो वही चीज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं कि मैंने यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट कट किया, यानी कि डी वेक्टर, है ना। इसी डायरेक्शन में क्या है, फील्ड जा रखी है, देखो पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ही तो जाएगी सभी जगह, है ना, ऐसे ही तो जाएगी बाहर की तरफ, ऐसे सभी जगह, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी वेक्टर अगेन सेम डायरेक्शन, कोस 0 यानी कि 1, तो ई बाहर आ गया। क्लोज इंटीग्रेशन किसका करेंगे, डी वेक्टर का, वो हमारा नेट फ्लक्स के इक्वल होगा। डी मतलब एरिया क्या होगा स्फीयर का, 4 क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 5 की इस बार हमने क्या किया है, यहाँ पे ये वाला आर यूज किया है, स्मॉल आर। क्यों, क्योंकि एरिया एलिमेंट हम इस वाली रेडियस से कर रहे हैं ना, जबकि हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज, ये जो चार्ज है हमारा, इसमें हम डिस्टेंस कौन सी लेंगे, ये वाली आर की। क्यों ये वाला आर क्यों नहीं लिया, क्या यहाँ पे चार्ज कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, नहीं हो रखा, अंदर हो रखा है, यानी कि ये 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। यही होगा हमारा वॉल्यूम। बस अब कुछ नहीं करना, प्लेस कर दो उसमें, फ्लक्स के फॉर्मूले में किसके इक्वल होता है, Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना, इसी के इक्वल होता है। और ये किसके इक्वल होगा हमारा, E 4 पाई आर स्क्वायर के। Q इनसाइड की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे, Q किसके इक्वल आएगा हमारा, 3, है ना, रिवर्स हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, ये 4/3 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, ऐसे ही होगा हमारा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, नेट फ्लक्स किसके इक्वल आया हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से दिस 4 पाई कैंसिल हो गया, है ना, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो नेट फ्लक्स किसके इक्वल है हमारे यहाँ से, नेट फ्लक्स हमारा आया आर क्यूब रो। सो इस फ्लक्स को अब हम हटा सकते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है ना। फ्लक्स का क्यू यूज किया इन दोनों को कंपेयर करने के लिए, है ना। तो आर क्यूब रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये आर के इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में किसके इक्वल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यही हमें फाइंड आउट करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब फिर अगेन हमें ऐसा करने में कोई मजा नहीं आया, हमें क्या चाहिए, हमें जो हमने आउटसाइड वाले केस में किया था ना, कि हमारा क्या हो कि ये जो हमारा क्यू हम पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड ना मान के सॉरी सेंटर पे मान लिया ना क्यू, यानी कि हमारा जो क्यू टोटल इनसाइड है वो हमने क्या मान लिया, कैपिटल क्यू के इक्वल मान लिया। तो हम क्या करेंगे, इस क्यू इनसाइड की जगह कैपिटल क्यू प्लेस किया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ई 4 पाई आर स्क्वायर। कितना समझ आया। अब यहाँ से ई की वैल्यू क्या आएगी हमारी, अगेन के क्यू बाई आर स्क्वायर,
यानी कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। जो पिछला केस कहता ना सेम वही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस बार हमें क्या लगेगा कि ये जो P पॉइंट है इस पे खड़ा हुआ कोई इंसान, उसको क्या लगेगा कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है ये इस सेंटर पे रखे हुए Q की वजह से आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अगर सेंटर पे Q हो गया तभी तो देखो ये फॉर्मूला किसका होता है? पॉइंट चार्ज का होता है। यानी कि इसमें भी हमें क्या लगेगा? इट seems that Q behaves as point charge, है ना। ऐसा फिर हमने ये क्यों निकाला? ये निकालने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि मान लो पेपर में पूछ लिया कि रो के टर्म्स में, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो कैसे निकालोगे? तो इसलिए ये फॉर्मूला और ये वाला दोनों फॉर्मूले करेक्ट है। दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब इसके इनसाइड वाले केस की बात करते हैं, है ना। इनसाइड वाले केस की बात करके हम सरफेस की बात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आज का लेक्चर लेंथी हो जाता है तो हम इसके जो न्यूमेरिकल्स है उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, है ना। तो अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इनसाइड वाले केस की बात करते हैं। तो देखो इतना नोट कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस की बात करने वाले हैं ना। इस बार हमारा जो स्मॉल r है वो क्या होगा, कैपिटल R से छोटा होगा, है ना। यानी कि जो हमारा स्फीयर है उसके अंदर हमारा गॉसियन सरफेस बनने वाला है इस बार। यानी कि इस बार क्या है, केस सेकंड इनसाइड, है ना, कि जब हमारा स्मॉल r इस कैपिटल R से क्या हो, छोटा हो, है ना। तो देखो मान लो ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है ना, पूरे में अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। इस बार सरफेस पे मत बना देना, है ना, कभी जो जितने भी केस थे हमने पढ़े उसकी तरह बना दो, है ना। अब इसके अंदर मैंने ये सेंटर से इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है ना। इस पॉइंट P पे मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस स्फीयर की वजह से, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, है ना। और इसकी रेडियस, ये वाली रेडियस क्या मान ली मैंने, स्मॉल r मान ली। यानी कि स्मॉल r इस कैपिटल R से क्या हो गई, छोटी हो गई इस बार, है ना। तो इस बार मुझे बताओ क्या इस बार भी हमारा जो नेट फ्लक्स निकल के आएगा वो जीरो निकल के आएगा जैसे पिछली बार आ रहा था? इस बार नहीं निकल के आएगा। क्यों नहीं निकल के आएगा? क्योंकि लास्ट टाइम हमारा चार्ज सारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट था, अंदर कोई क्यू इनसाइड था ही नहीं। लेकिन इस बार तो पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है अंदर, है ना। तो अब क्या हमारा जीरो होगा, नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा वही हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि नेट फ्लक्स हमारा किसके इक्वल होगा। देखो क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट D, है ना, ये हमारे फ्लक्स की डेफिनेशन होती है। ये कैसे आया, EDA cos थीटा ही क्यों लेते हैं हम, sin थीटा क्यों लेते, सब मैंने बताया है ना प्रीवियस लेक्चर में। तो आप लोग वो लेक्चर देख सकते हो, आई विल सजेस्ट, है ना। क्यों? क्योंकि उन लेक्चर्स को देख के ये लेक्चर करोगे तो बड़े अच्छे समझ में आएगा। आगे देखो, अब अगेन हम क्या लिख सकते हैं इसको, क्लोज इंटीग्रेशन EDA cos 0 डिग्री, है ना। क्यों cos 0 क्यों लिखा? क्योंकि देखो यहाँ से जो एरिया एलिमेंट निकलेगा मेरा, मैंने यहाँ पे एरिया एलिमेंट कट किया D वेक्टर, है ना। इसी डायरेक्शन में क्या जा रही है, फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। केवल यही की कहानी नहीं है, यहाँ पे कट करोगे, यहाँ पे DA वेक्टर इसी डायरेक्शन में हमारी क्या जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में ना। तो हमारा cos 0 डिग्री, है ना। अब E हमारा कांस्टेंट है गॉसियन सरफेस की वजह से, तो नेट फ्लक्स हमारा क्या आएगा, E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ D, है ना। यानी कि E जो DA है, DA किसका, ये जो एरिया एलिमेंट है, ये छोटे छोटे एरिया एलिमेंट, ये टोटल एरिया बन जाएगा इसका, और टोटल एरिया इस अंदर वाले स्फीयर का क्या हो जाएगा, 4πr स्क्वायर, है ना। स्मॉल r आएगा, यानी कि E 4πr स्क्वायर, है ना। अब नेट फ्लक्स के हम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ बात कर ले तो क्या आएगा, Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब देखो यहाँ पे अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे वॉल्यूम में, तो हम कौन सी डेंसिटी लगाएंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, हम कौन सी लगाएंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो किसकी इक्वल होगी, Q अपॉन में वॉल्यूम, यानी कि 4/3 पाई। अब वॉल्यूम कितनी लेंगे, जैसे हमने आउटसाइड वाला केस किया तो उसमें तो मैंने 4/3 पाई r³ ये वाला लिया था। क्या इस बार हम B कैपिटल R लेंगे, नहीं, इस बार हम कैपिटल R की जगह स्मॉल r³ लेंगे। क्यों लिया ये मैं बता देती हूँ। देखो हम क्या कर रहे हैं कि
नेट फ्लक्स क्यू इनसाइड अपोन में एप्सिलॉन नॉट, कि ये जो अंदर वाला जो हमारा स्फीयर है हम स्मॉल आर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं कि जब हमारा स्मॉल आर छोटा हो इस आर से, इस ये पूरा आर है इसके अंदर हो हमारा, है ना, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो इस केस में देखो जो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, इस वाले के लिए कर रहे हैं कि ये जो हमारा स्फीयर है अंदर वाला, इसके अंदर कितनी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कितना हमारा 1 मीटर क्यूब में एक रो, 2 मीटर क्यूब में 2 रो, तो इस अंदर वाले के लिए बात कर रहे हैं, है ना, कि इतनी वॉल्यूम में हमारा कितना चार्ज है। तो इस अंदर वाले की हम रेडियस लेंगे यानी कि आर, है ना, बाहर वाले की क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि हम इनसाइड वाला केस कर रहे हैं। तो इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों को इक्वेट कर दो, क्या आ जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू में ये क्यू रो की वैल्यू आई, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आएगी हमारी 4/3 पाई आर क्यूब रो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी जगह क्यू की वैल्यू, तो क्यू की जगह जब आप रो रखोगे 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आई होप समझ आ गया होगा कि नेट फ्लक्स हमारा ई 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल था और नेट फ्लक्स हमारा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था, दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू में क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या है, हमने वॉल्यूम चार्ज और डेंसिटी है ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल लिया, क्यू 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन, जो टर्म कैंसिल आउट कर दो कैंसिल आउट कर दो, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो ई नेट निकल के आया वो क्या निकल के आया है यहाँ से r rho by 3 epsilon naught which is 100% true। इस केस में हमारा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आया है। कैसा आया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ये मैं बताऊंगी कैसे आया। इससे पहले हम क्या कंसेप्ट कर लेते हैं, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम टोटल Q की हमने मान लिया टोटल चार्ज हमारा Q, सेंटर पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है ना, सेंटर पे क्वांटाइज्ड है हमारा, तो उस केस में कि अब जो हमारा रो है वो क्यू के टर्म्स में, तो रो क्यू के टर्म्स में क्या होगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, यानी कि ई हमारा क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज मान लो मैंने क्या मान लिया, टोटल क्यू इनसाइड मैंने क्या मान लिया, टोटल क्यू इनसाइड, जो टोटल चार्ज इनसाइड है वो मैंने कैपिटल क्यू इक्वल मान लिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू में आर रो की जगह आप कैपिटल क्यू अपॉन में, कि ये जो स्मॉल क्यू है मैंने क्या मान लिया कैपिटल क्यू, है ना, क्यू टोटल आता है, देखो क्या आता क्यू टोटल, है ना, यही आता है, स्मॉल क्यू लिखते तो स्मॉल क्यू टोटल, स्मॉल क्यू इनसाइड टोटल किसके इक्वल है हमारा, कैपिटल क्यू के इक्वल है ना, ये किसके इक्वल है हमारा, कैपिटल क्यू के इक्वल है, तो कैपिटल क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यू, है ना, ये 3 ऊपर चला जाता है यानी ई इज इक्वल टू में, देखो कौन सा आ रहा है, कि इस बार ये वाला आ रहा है, सोच के बोलना कौन सा आ रहा है, इस बार हमारा ये वाला आ रहा है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, क्यों ऐसा क्यों किया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम कितने वॉल्यूम चार्ज में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है किसका, नेट चार्ज का, सॉरी स्मॉल आर तो आएगा, है ना, क्या आएगा हमारा स्मॉल आर, तो इसको जस्ट आप रिवर्स कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी किसके टर्म्स में आ जाएगी, क्यू के टर्म्स में, और ई हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर कैसे हुआ, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर कैसे हुआ इस केस में, क्योंकि देखो हम अंदर वाले स्फीयर के लिए बात कर रहे हैं, है ना, इस केस में अंदर वाले स्फीयर के लिए जब ये स्मॉल आर है हमारा, देखो 0 से हम इस स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर तक वैल्यू कराएंगे, है ना, यानी कि 0 to r, जब हम स्मॉल आर की वैल्यू कराएंगे तो चार्ज क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जितना ज्यादा चार्ज बढ़ रहा है उतना ही हमारा फील्ड बढ़ेगा, तो यानी कि इस बार जो ये आर डिस्टेंस बढ़ी हमारी, ये आर डिस्टेंस बढ़ा है, उतना ही हमारा चार्ज भी बढ़ रहा है, तो उतनी ही हमारी क्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आर के बढ़ाने से इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस बार हमारा E क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, है ना, और अगर हम इस रो को किसकी बात में टर्म में बात करें, इस Q की फॉर्म में बात करें तो वो भी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो रो हमने क्या माना है, रो हमारा है टोटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, टोटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना, टोटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो रो को हम क्या लिख सकते हैं, रो को क्या लिख सकते हैं हम, नेट क्यू, क्यू टोटल अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं, ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि टोटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम।
तो इसका मतलब इस बार जो देखो, इस बार मैंने यहाँ पे स्मॉल आर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये वाली जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी ये हम क्यू इनसाइड के लिए बात कर रहे थे कि इस स्फीयर के अंदर कितनी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। लेकिन इस बार जब हम नेट निकाल रहे हैं ओवरऑल रिजल्ट, तो उसमें हम टोटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसमें हम ये जो रीजन है इस रीजन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल आर लिया है ना, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखो इस रो की जगह ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो स्मॉल आर इंटू में क्यू अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट है ना, इस रो की जगह क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब है ना, तो क्यू तो लिख दिया हमने, 4/3 पाई आर क्यूब भी लिखेंगे। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी कि ई इस बार हमारा क्या आया, आर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये आया है ना। यानी कि इस बार हमारा ई 1/r³ के प्रोपोर्शनल आया है ना। कौन सा केस हमारा ये, इनसाइड वाला केस है ना। देखो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, दोनों रिजल्ट हमारे ट्रू है ना। ये रो के टर्म में है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस कैपिटल आर की फॉर्म में है ना। तो अब हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे है ना। देखो अगर हम बात करें सरफेस की बात करेंगे तो स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो जाएंगे है ना। सरफेस की बात करें हम, यहीं पे लिख दूं मैं कहीं पे है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ है ना। जब हम किसकी बात करेंगे, सरफेस की, तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर की। तो ई के कितना निकल के आएगा हमारा, कि इस आर की जगह मैं कैपिटल आर कर दूं तो आर क्यूब और आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि अगेन हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि अगेन हमारा क्या आएगा, ये पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला आएगा सरफेस पे। तो ये हमारा सरफेस के लिए है, ये हमारा किसके लिए, इनसाइड के लिए। और आउटसाइड वाला केस मैंने बता ही दिया था, आउटसाइड वाले केस में हमारा क्या आया था, ई हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आया था। इनसाइड वाले केस में ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। देखो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उन सभी केसेस में इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा था हमारा, 0 आ रहा था। तो देखो अब हम इसका नोट कर लो, ग्राफ बना लेते हैं, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो इरेज कर रही हूँ मैं। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, इसका ग्राफ है ना। हम क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ, क्या बनाएंगे हम, ग्राफ। किस किस के बीच में बन रहा है ग्राफ हमारा, E वर्सेस R के बीच में है ना। ये हमारा क्या है, यहाँ पे R है, ये हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, स्फीयर है, ये क्या है, इसकी रेडियस R है, ये क्या हो गया, इसका सरफेस हो गया है ना, ये वाला, यानी कैपिटल R हो गया। जब हम इनसाइड वाले केस की बात कर रहे हैं कि R हमारा छोटा हो किससे, कैपिटल R से, तो उस इनसाइड वाले केस में E हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आया था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से हमारा R भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इंक्रीज हो रहा है, R भी ऐसे बढ़ रहा है ना, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। आउटसाइड वाले केस में जब हमारा R क्या हो, बड़ा हो इस R से है ना, तो उस केस में हमारा क्या आ रहा था, इस केस में हमारा क्या है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है ना। इस वाले केस में क्या आ रहा था हमारा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि ऐसे बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए है ना। और मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी इस सरफेस पे, कि जब हमारा R इस R के इक्वल हो उस केस में हमारा मैक्सिमम आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ E वर्सेस R का। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, काफी लेंथी लेक्चर हो गया। आई होप आपको समझ आया हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग की वजह से है ना। हमने देखा कि जो हमारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वाला केस है, यही केस हमारा उन तीनों से डिफरेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो क्यू इनसाइड भी हमारे 0 नहीं आया, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ना कि सरफेस पे। तो प्लीज जुड़े रहिएगा चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इट। Thank you.